हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी वीडियो सॉल्यूशंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डीपीपी नंबर 3 के क्वेश्चन 16 से 30 तक के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 हैज़। यहाँ पे हमें बताना है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो देखिए, जब भी किसी इक्वेशन में हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बताने होते हैं तो एक तरीका तो ये होता है कि LHS और RHS दोनों फंक्शंस का ग्राफ सेम प्लेन पे प्लॉट कर लिया जाए और नंबर ऑफ़ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लें। अगर LHS और RHS का ग्राफ प्लॉट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो AOD वाला जो तरीका होता है वो होता है कि LHS और RHS के डिफरेंस को हम एक फंक्शन एज्यूम कर लें और उस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करें। तो यहाँ पे fx फंक्शन मान लेते हैं LHS और RHS का डिफरेंस। लेट fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 से कम है, यानी कि इस पार्ट का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा या 2 के इक्वल हो सकता है। और cos x प्लस साइन एक्स का वैल्यू -√2 से √2 में लाई करेगा। तो अगर cos x प्लस साइन एक्स -√2 के बराबर भी हो जाए तब भी f' का जो कंप्लीट वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू -1 से 1 में चाहे कुछ भी हो जाए, f' तो ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है। और f' अगर ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है यानी कि fx फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें fx फंक्शन की मोनोटोनिसिटी के बारे में पता चल गया, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हमें -1 से 1 में fx के नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो अब बस कुछ नहीं करना है, -1 पे और 1 पे फंक्शन का y कोऑर्डिनेट निकाल लेना है फंक्शन के ग्राफ का। अगर -1 पे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव और 1 पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। अगर -1 पे और 1 पे दोनों पे वैल्यूज़ पॉजिटिव आएगा तो उस केस में नो सोल्यूशन आएगा, और अगर दोनों पे नेगेटिव आएगा तब भी नो सोल्यूशन आएगा। तो बस -1 पे और 1 पे वैल्यू निकाल कर हम लोग चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है। लेट fx बी ए नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वलिटी f' cos x माइनस fx साइन x लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक प्रोडक्ट फॉर्म लिखा हुआ है। fx का डिफ्रेंशिएशन f' और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो माइनस को यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस साइन x। तो ये बन गया d/dx ऑफ fx इंटू cos x एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब fx इंटू cos x फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है और fx इंटू cos x फंक्शन को gx मान लेते हैं। तो gx फंक्शन के बारे में पता चल गया कि इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमें 5π/3 पे f का वैल्यू क्या होगा वो बताना है, और हमें बस एक इन्फॉर्मेशन पता है कि gx फंक्शन जो कि fx इंटू cos x है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो gx फंक्शन में एक वैल्यू तो हमें हिंट मिल रहा है क्वेश्चन से कि 5π/3 रखना है, तो f 5π/3 का टर्म बन जाएगा। लेकिन 5π/3 के अलावा दूसरा वैल्यू कौन सा रखें, तो किसी दूसरे पॉइंट पे वैल्यू तो पता नहीं है, तो एक ही पॉइंट गेस कर सकते हैं, वो पॉइंट है π/2। अगर π/2 रखेंगे तो cos π/2 0 हो जाएगा और फिर f के वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वैल्यू लेते हैं 5π/3 और दूसरा वैल्यू लेते हैं π/2। तो हमें पता है कि 5π/3 ग्रेटर है π/2 से और gx फंक्शन डिक्रीजिंग है,
यानी कि g ऑफ 5π/3 साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, g ऑफ π/2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू आएगा क्योंकि इक्वल भी हो सकता है। g ऑफ 5π/3 कितना हो जाएगा, f 5π/3 इंटू कॉस 5π/3 इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ π/2 जो कि 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, f 5π/3 इंटू कॉस 5π/3 लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया, और कॉस 5π/3 लेस देन कॉस 5π/3 पॉजिटिव होगा, सॉरी इट इज़ पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से आ गया f ऑफ 5π/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। fx फंक्शन के बारे में क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ नॉन नेगेटिव कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, तो इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही चॉइस है जो सही हो सकता है, f ऑफ 5π/3 इक्वल टू 0, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे fx फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू π/6। तो अगर ये फंक्शन का मिनिमम π/6 पे मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि π/6 पे जो वैल्यू है वो π/6 प्लस पे वैल्यू से कम होना चाहिए, और π/6 माइनस π/6 के लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू मिल रहा है y कोऑर्डिनेट का उससे भी कम होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ π/6 शुड बी लेस देन f ऑफ π/6 प्लस एंड ऑल्सो f ऑफ π/6 शुड बी लेस देन f ऑफ π/6 माइनस। अब ध्यान से देखिए, अगर इस फंक्शन में x की जगह π/6 रखेंगे तो ये पार्ट 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0 इज़ लेस देन। अगर मैं x की जगह π/6 प्लस रखूँगा, यानी कि x का वैल्यू π/6 से ज़्यादा रखेंगे, π/6 पे sin x का वैल्यू 1/2 होता है, तो π/6 प्लस पे sin x का वैल्यू 1/2 से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि ये पार्ट पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस की पावर n इंटू, और ये पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका d नेगेटिव है, तो आ गया 0 इज़ लेस देन 0 प्लस की पावर n। और इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी से आ जाएगा 0 इज़ लेस देन, अगर x को π/6 से कम रखेंगे तो यहाँ पे 0 नेगेटिव मिलेगा की पावर n। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को ट्रू होने के लिए n का वैल्यू इवन ही सेटिस्फाई कर पाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, n इज़ इवन नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे fx फंक्शन गिवन है मॉड ऑफ x ln x, फिर हमें इसके मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और बाकी सब ऑप्शंस को चेक करना है। तो अगर इसका ग्राफ बना लेते हैं तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो fx फंक्शन का ग्राफ ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू एक्स इंटू ln x का ग्राफ बनाऊंगा और उसके बाद उस पर मॉड अप्लाई कर देंगे, तो फिर fx का ग्राफ मिल जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स ln x का ग्राफ बनाने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx कितना आ जाएगा 1 प्लस ln x। इसका साइन चेंज होता है 1 में e पे, 1 में e के आगे पॉजिटिव, 1 में e के पहले नेगेटिव, ये dy/dx का साइन है, और y का डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। तो इस साइन वाले ग्राफ से हमें पता चल गया कि y फंक्शन जो है वो 0 से 1/e तक डिक्रीज़ करेगा क्योंकि dy/dx नेगेटिव है, और 1/e के बाद ग्राफ इंक्रीज़ करने वाला है। तो y का ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं।
एक्स वाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स एल एन एक्स का वैल्यू ज़ीरो होता है, यानी कि वाई फंक्शन का ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, लिमिट वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो से 1/e के इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब कि ग्राफ डिक्रीज़ करेगा, और 1/e के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज़ करेगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा वाई फंक्शन का, यानी कि एक्स एल एन एक्स का। और जब इस फंक्शन पे मॉड अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, मैक्सिमम मिल जाएगा 1/e पे, और 1/e रख के वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1/e पे वैल्यू आ जाएगा 1/e। तो ये मिल गया हमें फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। और इसके बाद हम लोग ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से हो सकता है कुछ स्टूडेंट को डी पार्ट में डाउट हो, तो डी ऑप्शन में चेक कर देता हूँ। डी ऑप्शन में लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एफ डैश एक्स इज़ लेस देन टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन। तो ये फॉर्म देखते ही हमें LMVT का फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए। इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस टू माइनस एफ डैश एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू माइनस एक्स लेस देन वन। इस टू को इधर ले आए और टू को लिख दिया एक्स प्लस टू माइनस एक्स। तो ये बन गया LMVT का फॉर्म, और इसे हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश सी लेस देन वन वेयर सी बिलोंग्स टू एक्स कॉमा एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इस फंक्शन को बस हमें एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और उसमें हमें c का वैल्यू पुट कर देना है। c का इंटरवल है x से x प्लस टू, और x का इंटरवल है ग्रेटर देन वन। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके हम चेक कर सकते हैं, अगर वैल्यू 1 से कम आ गया एफ डबल डैश सी का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एफ एक्स गिवन है मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है। फिर ऑप्शन है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो फिर से इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं मॉड की डेफिनेशन से। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो तो मॉड खुल जाएगा प्लस साइन से, और x को लेस देन ज़ीरो लिया तो मॉड आ गया माइनस से। तो इसको फिर से लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और x लेस देन ज़ीरो के लिए क्या डेफिनेशन आ गई, माइनस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी इंटीग्रल पार्ट में ही चेंज कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को। तो इसको फिर से लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x प्लस इंटीग्रल पार्ट फॉर x लेस देन ज़ीरो। तो ये आ गया फंक्शन का डेफिनेशन। अब फंक्शन के ग्राफ पे आते हैं, तो राइट साइड में इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ बन जाएगा। तो 0 से 1 में इंटीग्रल पार्ट 0, 1 से 2 में इंटीग्रल पार्ट 1, 2 से 3 में इंटीग्रल पार्ट 2 एंड सो ऑन। तो ये बन गया राइट हैंड साइड का ग्राफ। अब लेफ़्ट साइड की बात करते हैं। लेफ़्ट साइड का डेफिनेशन है y इक्वल टू माइनस 2x माइनस इंटीग्रल पार्ट। तो अगर मैं सबसे पहले इंटरवल लेता हूँ x बिलोंग्स टू -1,0, तो इस इंटरवल में इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो इस पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -2x -1। तो -2x -1 का ग्राफ बनाएंगे -1 से 0 में। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का ग्राफ, -1 से 0, 0 पे ओपन ब्रैकेट। फिर अगर इंटरवल लेते हैं फॉर x बिलोंग्स टू -2, -1,
तो ये डेफिनेशन आ जाएगा y इक्वल टू -2x और -2 से -1 के इंटरवल में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा -2। तो -2x -2 का ग्राफ बनाएंगे -2 से -1 के इंटरवल में। तो ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से, -2 से -1, -1 पे वैल्यू 0 आ रहा है और -2 पे वैल्यू 2 आ रहा है। तो ये बन गया हमें fx का ग्राफ। अब ऑप्शन चेक करना है बस। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है fx इज़ डिक्रीजिंग इन -1/2 से 0, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर हो गया। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में लिखा है रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू fx इन 0 to 1। अब ध्यान से देखिए 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल में तो fx कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है, 1 पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम नहीं लगा सकते। बी पार्ट गलत है। सी पार्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, राइट साइड में वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सी पार्ट इज़ करेक्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो देखिए मिनिमम वैल्यू ग्राफ का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमें दिख रहा है कि 0 माइनस पे, x इक्वल टू 0 माइनस पे y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो मिनिमम आएगा। बट मिनिमम वैल्यू क्या आएगा ये बताना इम्पॉसिबल है, तो मिनिमम वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। डी पार्ट इज़ करेक्ट। तो आंसर हो गया ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो fx फंक्शन गिवन है इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x देन a बिलोंग्स टू। तो हमें बताना है कि a का इंटरवल क्या होना चाहिए। तो अगर fx फंक्शन सारे x के लिए इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को, f डैश x 2e⁻x प्लस a² माइनस 5a प्लस 6 माइनस e⁻x प्लस 10a माइनस 2a² माइनस 11 इंटू 1 माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो अगर 2e⁻x माइनस a माइनस 2 a माइनस 3 e⁻x प्लस 10a माइनस 2a² माइनस 11। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ऑप्शंस पे फोकस करें तो ऑप्शंस में 2 और 3 हमें बार बार दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मैं a का इंटरवल थोड़ी देर के लिए 2 से 3 कंसीडर करता हूँ, तो 2 से 3 के बीच में a माइनस 2 इंटू a माइनस 3 नेगेटिव होता है 2 से 3 के बीच में, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टाइम्स a माइनस 2 इंटू a माइनस 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा। e⁻x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। e⁻x x की कुछ भी वैल्यू रख दें ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब बचता है सिर्फ ये 10a माइनस 2a² माइनस 11। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं 2 से 3 के बीच में। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ सबको प्लॉट करना आता है। इसका वर्टेक्स आ जाएगा 5/2। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वर्टेक्स है 5/2। 2 और 3 इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, 2 पे y कोऑर्डिनेट देखते हैं कितना आ रहा है, इसमें 2 रखते हैं वैल्यू 20 माइनस 8 माइनस 11। तो 2 पे वैल्यू आ रहा है 1 और 2 पे वैल्यू 1 आ रहा है, तो 3 पे भी वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब कि 2 से 3 के बीच में ये फंक्शन भी पॉजिटिव है। तो दिस फंक्शन इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि 2 से 3 के इंटरवल में f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, चाहे x कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 के फंक्शन में ये फंक्शन a की वैल्यू 2 से 3 के लिए ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है, सी भी सही है और ए भी सही है। अब बचता है ऑप्शन नंबर डी। डी में लिखा है a बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलिए डी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मैं a का वैल्यू 3 से
इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू ले लूँ, सपोज़ a को 4 ले लेते हैं, तो a इक्वल टू 4 के लिए ये वाला पार्ट का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट a को 4 रख के देखते हैं, ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन ये वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है और इसमें मल्टीप्लाइड है e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे है e की पावर एक्स। तो अगर x का वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स इज़ मच ग्रेटर देन e की पावर एक्स, और उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होने की वजह से एफ डैश एक्स का जो कंप्लीट साइन मिलेगा वो नेगेटिव मिलने लगेगा, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हो पाएगा। तो 3 से इन्फिनिटी इंटरवल गलत है, डी पार्ट गलत है। तो आंसर हो गया ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एफ एक्स फंक्शन गिवन है कॉस इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई यानी कि 3 प्लस कॉस इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई एक्स। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालना है, पाई बाई 2 रख के चेक कर लेते हैं। कॉस 3 पाई बाई 2 0 प्लस कॉस पाई इंटू पाई बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट, तो पाई स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा 4.5 के आसपास और उसका इंटीग्रल पार्ट 4 हो जाएगा, तो कॉस 4 आ रहा है। ए पार्ट गलत है, मतलब डी पार्ट सही है। अब बचता है सी पार्ट और बी पार्ट। सी पार्ट में लिखा है एफ एक्स फंक्शन इज़ इवन फंक्शन। अब ध्यान से देखिए, एफ एक्स फंक्शन में ये वाला पार्ट तो इवन होता है बट ये वाला पार्ट इवन नहीं है, तो यानी कि एफ एक्स फंक्शन भी कम्प्लीटली इवन नहीं हो पाएगा, तो सी पार्ट इज़ इनकरेक्ट। बी पार्ट पे आते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ 2। कॉस 3x का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और कॉस इंटीग्रल पार्ट पाई एक्स का मैक्सिमम वैल्यू भी 1 हो सकता है, 1 होता है, और दोनों का मैक्सिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे मिल भी पाएगा, वो पॉइंट है x इक्वल टू 0। इसका मतलब कि एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट इज़ करेक्ट। तो आंसर हो गया बी पार्ट एंड डी पार्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो इस क्वेश्चन में लेट एफ एक्स आर टू आर बी ए रियल फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, इफ एफ इज कॉन्टीन्यूअस एंड रेंज इज आर। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और रेंज ऑल रियल नंबर है देन इट इज़ मोनोटोनिक। तो ये तो गलत है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कॉन्टीन्यूअस होते हैं और रियल नंबर उनका रेंज होता है बट वो मोनोटोनिक नहीं होते, है ना। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं या कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल ले सकते हैं, तो ये कॉन्टीन्यूअस है और इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर है बट ये मोनोटोनिक नहीं है ना। तो इसका एग्जांपल हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2 3 इसके रूट्स ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। तो ए पार्ट में जो लिखा है वो इनकरेक्ट है और इस वजह से ये आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा फॉल्स है। बी पार्ट पे आते हैं। इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक एंड रेंज इज़ आर। मोनोटोनिक है और रेंज भी ऑल रियल नंबर है तो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो मोनोटोनिक है, इसका मतलब कि इंक्रीज़ करेगा तो इंक्रीज़ ही करेगा, डिक्रीज़ नहीं कर सकता, और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ ही करेगा, इंक्रीज़ नहीं कर सकता। तो अगर फंक्शन मान लीजिए इंक्रीजिंग लेते हैं और हमें रेंज को ऑल रियल नंबर रखना है, तो क्या इसको हम डिसकॉन्टीन्यूअस कर सकते हैं? अगर डिसकॉन्टीन्यूअस करना है तो ग्राफ में ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर ब्रेक पॉइंट के बाद नीचे से स्टार्ट करते हैं तो फिर ये मोनोटोनिक नहीं हो पाएगा, और अगर डिसकॉन्टीन्यूअस के बाद ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो फिर इसका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि रेंज को ऑल रियल नंबर रखने के लिए हमें इसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो बी पार्ट में जो लिखा है वो ट्रू है, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं सी पार्ट। इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक एंड कॉन्टीन्यूअस
देन रेंज इज़ ऑल रियल नंबर। ठीक है, ई की पावर एक्स मोनोटोनिक भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है, बट रेंज ऑल रियल नंबर नहीं है। तो सी पार्ट इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो इनकरेक्ट है। डी पार्ट, इफ़ एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर सी पे डेरिवेटिव ज़ीरो है देन सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो है वो पॉइंट ज़रूरी नहीं कि मैक्सिमा या मिनिमा का ही पॉइंट हो, यानी कि डी पार्ट में इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो डी पार्ट भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे एफ एन एक्स फंक्शन गिवन है 2 प्लस माइनस 2 की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एन स्क्वायर। तो पूछा है ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर विच एफ एन एक्स हैज़ ए फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू एज x वेरीज। तो ध्यान से देखिए, एफ एक्स का जो डेफिनेशन है बेसिकली वो एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमें फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू तभी मिल सकता है जब क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो, क्योंकि अगर ओपनिंग अपवर्ड्स होगा तो फिर मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें इस क्वाड्रेटिक को ओपनिंग डाउनवर्ड्स रखना पड़ेगा, और ओपनिंग डाउनवर्ड्स तभी हो पाएगा जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। अब ऑप्शंस पे आते हैं। ए पार्ट में लिखा है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ये पार्ट कितना हो जा रहा है 0, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन हो गया। लीनियर फंक्शन में फाइनाइट मैक्सिमम नहीं मिल पाएगा, यानी कि ए पार्ट इनकरेक्ट है। इसी तरह से बाकी सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इफ़ फॉर c ग्रेटर देन 0 साइन x इक्वल टू सी एक्स हैज़ एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले साइन x का ग्राफ बनाते हैं। तो ये बन गया साइन x का ग्राफ। फिर दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू सी एक्स। अब y इक्वल टू सी एक्स फंक्शन में अगर c का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो फिर y इक्वल टू सी एक्स का ग्राफ ऐसा मिलेगा, और दोनों ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएंगे तो हमें एक ही सोल्यूशन मिल पाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 5 सोल्यूशन मिल रहे हैं। c का वैल्यू अगर थोड़ा सा कम करते हैं, स्लोप थोड़ा कम करते हैं, तो फिर अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो फिर 3 सोल्यूशन मिल पा रहे हैं। स्लोप को और कम करते हैं तो स्लोप की एक फिक्स वैल्यू पे ये इस पार्ट को टच कर रहा होगा और सिमेट्रिकली इस पार्ट को भी टच कर रहा होगा। तो यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और इस केस में जो लार्जेस्ट सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन में लिखा है एक्स नॉट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 सॉल्यूशंस। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया x नॉट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगा साइन x के ग्राफ में, वो पॉइंट कितना होगा 5 पाई बाय 2, और ये पॉइंट होगा 2 पाई। तो यहाँ से ग्राफ से दिख रहा है कि x नॉट का वैल्यू 2 पाई से ज़्यादा होगा और 5 पाई बाय 2 से कम होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अब ए पार्ट और बी पार्ट के बारे में चेक करते हैं। डी पार्ट तो इनकरेक्ट हो गया, ए और बी चेक करना है बस। तो अब जिस पॉइंट को हमने एक्स नॉट माना है उस पॉइंट पे, वो पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं साइन एक्स नॉट इक्वल टू सी एक्स नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं एक्स नॉट, उस पॉइंट पे दोनों ग्राफ का डी वाई बाई डी एक्स भी सेम होगा, क्योंकि ग्राफ टच कर रहे हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स एट एक्स नॉट और सी एक्स का डेरिवेटिव सी। तो दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा टेन एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि ए पार्ट इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट। तो आंसर हो गया ए पार्ट एंड सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, लेट एफ
defined from a comma b to r is a differentiable function such that a प्लस पे लिमिट एफ स्क्वायर की 0 है, b माइनस पे एफ स्क्वायर की लिमिट e माइनस 1 है। फिर एक इनइक्वेलिटी अपने को दे रखा है, तो हमें बताना है कि b माइनस ए का वैल्यू कैन बी क्या हो सकता है। तो जो भी सॉल्व करना होगा इनइक्वेलिटी से स्टार्ट करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स। 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा ध्यान से देखिए, 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, d/dx ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, सही बात। और इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे अपॉन में, 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, पूरे LHS को क्या लिखा जा सकता है, पूरे LHS को लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, क्या ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स। तो लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा और फिर एफ स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल। अगर इस 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करें तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही बात। तो यहाँ से इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सिंप्लीफाई करने से मिला कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस फंक्शन को g(x) मान लेते हैं। तो हमें लिखा हुआ है कि g(x) फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो अब हमें बताना है कि अच्छा यहाँ पे एफ स्क्वायर की लिमिट भी दे रखी है ए पे और बी पे, ठीक है। और ए और बी में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ए से बी इंटरवल लिखा है, मतलब कि ए नंबर छोटा है, बी नंबर ग्रेटर है, और g(x) फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो डायरेक्टली मोनोटोनिसिटी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है a लेस देन b और g(x) इंक्रीजिंग है, तो ga लेस देन और इक्वल टू g ऑफ b हो जाएगा। g ऑफ a कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें x की जगह a रखेंगे तो a प्लस रख सकते हैं, क्योंकि a से b ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। तो a प्लस पे लिमिट तो अपने को पता ही है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 प्लस 0 माइनस a इज़ लेस देन और इक्वल टू g ऑफ b। इस फंक्शन में अगर x की जगह b रखेंगे, b माइनस, तो b माइनस पे लिमिट है e माइनस 1, log 1 प्लस e माइनस 1 माइनस b। तो ये आ गया log 1 0 माइनस a इज़ लेस देन और इक्वल टू log e होता है 1 माइनस b, यानी कि b माइनस a इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि b माइनस a का वैल्यू कैन बी क्या हो सकता है, और हमने यहाँ से रिजल्ट आ चुका है कि 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बी पार्ट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होने का चांस है कि ए पार्ट भी हम आंसर बोल दें, है ना, लेकिन ए पार्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे गलती होने का चांस है। ए पार्ट आंसर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल में a, b लिखा हुआ है, तो a और b नंबर्स का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है। a, b एक इंटरवल है, तो यानी कि a पार्ट आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, b पार्ट एंड c पार्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो ध्यान से देखिए, इसमें फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x की पावर 3/2 प्लस x की पावर माइनस 3/2 माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1/x। तो अगर मैं रूट x प्लस 1 अपॉन में रूट x को t मान लूँ तो ये पूरा फंक्शन t के टर्म्स में आसानी से एक्सप्रेस हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं रूट x प्लस 1 अपॉन में रूट x का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे तो फिर ये टर्म आ जाएगा, ठीक है।
माइनस 3ab 1 इंटू ए प्लस बी रूट एक्स प्लस 1/√x और माइनस 4 टाइम्स इसे लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये आ गया कितना, t³ माइनस 3t माइनस 4t² प्लस 8। तो यहाँ से fx का आंसर t के टर्म्स में क्यूबिक बन रहा है, जिसका आसानी से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। और t का जो रेंज आएगा, t हमने माना है रूट एक्स प्लस 1/√x को, तो t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। तो t के इस इंटरवल में इस क्यूबिक का ग्राफ बना लेंगे और उसके बाद आसानी से हम लोग ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इफ़ fx गिवन है एक क्यूबिक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, abcd आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स इन gp, देन fx इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट इन। तो सबसे पहले abcd अगर gp में है तो मैं मान लेता हूँ a b को ar, c को ar² एंड d को क्या मान लें ar³। ठीक है, तो fx फंक्शन कितना हो जाएगा, ax³ प्लस arx² प्लस ar²x प्लस ar³। ax² कॉमन x प्लस r, ar² कॉमन x प्लस r, x प्लस r ax² प्लस r²। ये पार्ट तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। ABCD के बारे में भी क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल आर नॉन ज़ीरो, तो ये वाला पार्ट भी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो fx अगर कहीं ज़ीरो हो सकता है तो सिर्फ इसकी वजह से ज़ीरो हो सकता है, यानी कि fx इक्वल टू 0 का सिर्फ और सिर्फ एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा -∞ से इन्फिनिटी में, यानी कि A ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, और A ऑप्शन करेक्ट है तो फिर C ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। -∞ से इन्फिनिटी में एक ही रूट है, 3 रूट नहीं है ना। अच्छा, अगर C ऑप्शन में ये इंटरवल नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता है दिस fx इक्वल टू 0 हैज़ 3 रूट्स, तो फिर इस पार्ट को सही मानते हैं, क्योंकि क्यूबिक के तो हमेशा 3 रूट्स होते हैं, लेकिन -∞ से इन्फिनिटी में बोल दिया है तो इसका मतलब कि वो रियल हो गए, और इस केस में रियल रूट एक ही होगा, इस वजह से C पार्ट गलत है। B पार्ट पे आते हैं। B पार्ट में f" और D पार्ट में f' चेक करना है। तो चलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। f' कितना आ जाएगा अच्छा, इस फॉर्म को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। 3ax² प्लस 2bx प्लस c, तो एक क्वाड्रेटिक आ गया। और अगर इस क्वाड्रेटिक का d निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, 4b² माइनस 4, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो 4b² माइनस 4 इंटू 3a इंटू c। 4 कॉमन लेते हैं, b² माइनस 3ac। a b c अगर gp में है तो b² का फॉर्मूला होता है ac, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 टाइम्स b² माइनस 3b², यानी कि -8b², यानी कि d नेगेटिव आ रहा है। और d नेगेटिव आने का मतलब है कि f' का जो साइन है या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, और वो डिपेंड करेगा 3a के साइन पे, मतलब a के साइन पे। अगर a पॉजिटिव है तो f' ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और a नेगेटिव है तो f' ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो d पार्ट में लिखा है कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा चाहे a कुछ भी हो, यानी कि d पार्ट गलत है। और इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f" जाहिर सी बात है एक लीनियर फंक्शन आ जाएगा 6ax प्लस 2b, और ये लीनियर फंक्शन का स्लोप नॉन ज़ीरो है। तो स्लोप नॉन ज़ीरो है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को डेफिनेटली एक पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी में f" का एक रूट होगा, सिर्फ एक रूट होगा।
तो फाइनल आंसर आ गया ए पार्ट एंड बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए मूवी स्क्रीन ऑन ए वॉल इज 20 feet हाई एंड 10 feet above द फ्लोर। तो ये डिस्टेंस 10 है और मूवी स्क्रीन का जो हाइट है वो 20 है। इफ़ ए मैन हैज़ टू पोजिशन हिमसेल्फ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्क्रीन टू हैव मैक्सिमम एंगल ऑफ व्यू। तो मैन को किसी ऐसी जगह पोजीशन करना है सो दैट एंगल ऑफ व्यू यानी कि ये एंगल थीटा मैक्सिमम हो जाए। तो इस एंगल को मान लेते हैं अल्फ़ा। tan थीटा प्लस अल्फ़ा राइट एंगल ट्राइंगल से परपेंडिकुलर बाई बेस 30/x और tan अल्फ़ा आ जाएगा 10/x। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से tan अल्फ़ा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो tan अल्फ़ा को एलिमिनेट करने के बाद हमें x का आंसर मिल जाएगा, या सॉरी tan थीटा का आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ x। तो tan थीटा अगर एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा तो बस उसके बाद हमें थीटा को मैक्सिमाइज़ करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करके बस 0 पुट करना होगा और वहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ f डैश x इज गिवन e की पावर x स्क्वायर एंड f0 इक्वल टू 10 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ध्यान से देखिए f डैश x है हमारा e की पावर x स्क्वायर। तो एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर आ जाए। अब ये फंक्शन जो है वो बेसिकली सबको पता होगा ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते इनडेफिनेट से। तो हम ऐसा फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे e की पावर x स्क्वायर आ जाए। तो लिखा 0 से x e की पावर x स्क्वायर। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से तो डेफिनेटली ये आ जाएगा, लेकिन क्योंकि f0 का वैल्यू 10 है तो 0 रखने पे वैल्यू 10 मिलना चाहिए, तो प्लस 10 कर दिया। तो fx का ये डेफिनेशन आ गया। अब पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में हमें f1 का रेंज निकालना है। तो f1 निकालते हैं, ये आ जाएगा 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर प्लस 10 dx। तो 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx, इसका इंटरवल निकाल सकते हैं 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली यहाँ पे हमें एस्टिमेशन करना है इस फंक्शन का। तो e की पावर x स्क्वायर का वैल्यू e की पावर x से तो कम होगा क्योंकि x का इंटरवल है 0 to 1, और e की पावर x स्क्वायर का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। तो मिनिमम फंक्शन के लिए इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, 1 dx। तो यहाँ से आ गया 1 इज़ लेस देन e की पावर x स्क्वायर dx इज़ लेस देन e माइनस 1। तो अगर हम लोग f1 का रेंज लिखें यहाँ से, तो जब इस पार्ट की जगह पे 1 रखेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 11, और जब e माइनस 1 रखेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस e माइनस 1, यानी कि f1 का इंटरवल आ गया 11 से 9 प्लस e, 11 से 9 प्लस e, यानी कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। और ए ऑप्शन अगर करेक्ट है तो बी भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी वाला जो इंटरवल है वो ए वाले सेट के सारे इंटरवल्स सारे वैल्यूज़ को कवर कर रहा है। तो ए पार्ट भी सही है, बी पार्ट भी सही है। डी पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट पे आते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस f1। तो f1 का इंटरवल ध्यान से देखिए, f1 का इंटरवल है 11 से 9 प्लस ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है, तो ये हो जाएगा 11.7। तो माइनस f1 का इंटरवल क्या हो गया, माइनस 11.7 से माइनस 11, यानी कि माइनस f1 का इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा माइनस 12, और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड, तो इसका मॉड लेंगे तो आ जाएगा 12। तो माइनस f1 के इंटीग्रल पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू 12 है। सी पार्ट भी करेक्ट है, यानी कि डी पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस ट्रू हैं।